हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं क्या कहानी, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आती है। यूनिट 7 में ये पूछी जाती हैं और इस बार यूनिट 1 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। तो हम लोग तैयारी किसकी अभी स्टार्ट कर रहे हैं? दिसंबर 2024 की। किसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं? दिसंबर 2024 की हम लोग तैयारी करेंगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ हम कंटेंट भी कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक क्लास ली थी कहानी से, ठीक है। वहां पर जाकर के हमारे चैनल पे देख लीजिए। यहाँ पर है एक टोकरी भर मिट्टी, और ये किसकी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी, और कल हमने राही कहानी पढ़ाई थी। तो यहाँ पर देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी और माधो सप्रे की ये कहानी है। किसकी कहानी है? माधो सप्रे की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। मराठी किंतु हिंदी प्रेमी कहानी का निबंधकार और समीक्षक, अनुवादक और समीक्षक किसके किसके रूप में जाने जाते हैं? अनुवादक, संपादक, समीक्षक, निबंधकार, कहानीकार, और मराठी के साथ साथ ये उर्दू के भी कवि। हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं। हिंदी में जैसे ही कहानी की शुरुआत हुई, वैसे ही इन्होंने कहानी लिखने का लेखन स्टार्ट कर दिया। इनका जन्म कब हुआ? तो 19 जून 1871 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 19 जून 1871 ईस्वी में जन्म हुआ। मूल निवासी इनका क्या है? जो यहाँ के निवासी हैं, पथरिया गांव, जिला दामोह, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। पथरिया इनका गांव है, जिला क्या है? दामोह है, और इनका जो स्टेट है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। और ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? बिलासपुर जबलपुर से इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की, बिलासपुर जबलपुर से। यहाँ पर देखिए, बीएलएलबी इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, है ना। बीएलएलबी इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। और मृत्यु इनकी हो गई कब? 23 अप्रैल 1926 को। कहां पर हुई? रायपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा लेखक के बारे में। प्रारंभ में इन्होंने पीडब्ल्यूडी के क्या थे? ठेकेदार थे। पीडब्ल्यूडी के क्या थे? ये क्या थे? एक सेकेंड। पीडब्ल्यूडी के प्रारंभ में, मतलब कि शुरुआत में, अपने जीवन की शुरुआत में ये क्या थे? ठेकेदार थे। ठेकेदार थे, ठीक है। क्या थे? ठेकेदार थे। 1900 ईस्वी में पेंडारा से छत्तीसगढ़ मित्र पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया। कहां से किया? पेंडारा, छत्तीसगढ़ मित्र का इन्होंने प्रकाशन किया। यह पत्र मात्र 3 वर्ष चलकर बंद हो गया। कितने वर्ष चला? मात्र 3 वर्ष चला, और उसके बाद ये बंद हो गया। 1909 ईस्वी में नागपुर में हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर हिंदी किसका? हिंदी ग्रंथमाला का, है ना। किसका इन्होंने नागपुर से किया? 1909 में किया, ठीक है। और किसका किया? तो हिंदी ग्रंथमाला का किया। किससे प्रेरित होकर के? केसरी पत्र से, है ना। किससे? तिलक के केसरी पत्र से। अगर पूछता है हिंदी केसरी पत्र, तो किसका हो जाएगा? माधव सप्रे का हो जाएगा। लेकिन अगर केसरी पत्र पूछेगा तो किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। तो इन्होंने इससे सीख करके क्या किया था? हिंदी ग्रंथमाला और हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन इन्होंने भी किया था। तो ये तो रही कुछ इनके बारे में प्रमुख बातें। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तिलक रचित गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया। जो तिलक की गीता रहस्य थी वो मराठी भाषा में थी, उसको इन्होंने किसमें किया? इन्होंने हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया, हिंदी भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की। किसकी विद्यालय? कौन से विद्यालय की स्थापना की? 1921 में की, रायपुर में। और कौन से विद्यालय की? जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति भी बन गए, है ना। 1924 में ये क्या बन गए? हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति भी बन गए। कृति परिचय में देख लेते हैं। इनकी जो कृति परिचय है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्वदेशी आंदोलन और बायकट यूरोप के इतिहास से लिखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास्य के कुछ कारणों पर विचार। नेक्स्ट पॉइंट है कि माधव सप्रे की कहानियां, है ना।
यहाँ पर माधव सप्रे की कहानियां देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, ठीक है, इनके तथ्य भी देखेंगे। गुरु पंडित नंदलाल दुबे से साहित्यिक अभिरुचि प्राप्त की इन्होंने। अगर क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने साहित्यिक अभिरुचि किससे प्राप्त की, तो किससे प्राप्त की है, गुरु पंडित नंदलाल से प्राप्त की है। 1919-20 में जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का, कौन सी पत्रिका का, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कर संपादन का दायित्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सौंप दिया। जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की प्रेरणा दी, जिसके सहयोग से छात्र सहोदर तिलक हितकारिणी श्री शारदा जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ ना। उसी के कारण ये सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन होना क्या हुआ, तय हो गया। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ गई अब इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है ये, और ये इनके महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे और इनके प्रश्न भी देखूंगी कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारे यूजीसी नेट में। तो यहाँ पर देखिए 1901 में छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी, अगर लेखक का नाम पूछेगा तो माधव सप्रे की कहानी है, ठीक है, और मुख्य इसमें नायक नायिका आगे बताऊंगी। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र से प्रकाशित 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है। ये अगर पूछता है कि ये किस पत्र में प्रकाशित हुई, तो किस में प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ पत्र में प्रकाशित हुई, और कितने शब्दों की कहानी है, तो 600 शब्दों की ये क्या है, छोटी कहानी है। कब प्रकाशित हुई, तो 1901 में। कब प्रकाशित हुई, 1901 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। एक गरीब विधवा जमींदार साहब कहानी के प्रमुख पात्र हैं। एक गरीब विधवा औरत रहती है और काफी वो बूढ़ी रहती है, और एक जमींदार रहता है जो कि इनके प्रमुख पात्र हैं। गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। जो बातें की गई हैं इसमें वो किसकी, गरीब के एक स्वाभिमान की संवेदना की क्षण, मतलब कि हर वक्त के उसके हर वक्त की बात की गई है। जमींदार वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण का तल्ख मतलब कि तरलता से चित्रण हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मान्य है, और ये कहानी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मान्यता इसको दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके नेक्स्ट पॉइंट में है कि डॉक्टर गोपाल राय हिंदी कहानी का विकास भाग 1 में क्या लिखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय अपनी हिंदी कहानी विकास का भाग 1, है ना, हिंदी कहानी विकास भाग 1 में ये क्या लिखते हैं कि 1900 से 1905 की कहानियों में माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी के अवधारणा के सबसे अधिक निकट दिखाई पड़ती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 19वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं से प्रकृतितः भिन्न है। यह लगभग 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है। किसकी 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। जो गरीब विधवा रहती है उसका जो उज्जवल है, जो उसकी स्वाभिमानता है, जो उसका सम्मान है, वही इसके केंद्र में है। किसके, कहानी के केंद्र में क्या है, तो गरीब विधवा का स्वाभिमान। अगर क्वेश्चन पूछा है कहानी के केंद्र में क्या है, तो गरीब विधवा का स्वाभिमान है। पृष्ठभूमि के रूप में जमींदार द्वारा उसकी झोपड़ी को हड़पने स्त्री द्वारा जमींदार के पास जाकर अपनी जमीन से एक टोकरी मिट्टी भरने और उसे अपने सिर पर उठा देने के अनुरोध की कथा है। किसकी कथा है, एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है और जमींदार से वो उठाने के लिए बोलती है कि ये उठा करके टोकरी जो है मेरी सर पर मेरे रख दीजिए, तो इसका अनुरोध करती है सर पर रखने का। इस पृष्ठभूमि पर टिमाते द्वीप के रूप में है, मतलब कि ये जो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है। अगर पूछेगा ये इसका केंद्र क्या है, तो किसका है, गरीब विधवा का स्वाभिमान है केंद्र में, ठीक है। अगर पूछता है कि अगर क्या पूछता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो टिमटिमाते द्वीप के रूप में स्वाभिमान भरा कथन। किसका कथन, स्वाभिमान भरा, गरीब विधवा का, गरीब विधवा का स्वाभिमान भरा जो कथन है इसकी पृष्ठभूमि में है, ठीक है, जिसे सुनकर जमींदार निरुत्तर हो जाता है और यही कथन इस कहानी को क्या करता है, बनाता है। तो अगर क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कहानी के केंद्र में क्या है, तो गरीब विधवा का स्वाभिमान। अगर पूछता है
कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो गरीब विधवा के स्वाभिमान की क्या है? टिमटिमाते दीपक की पृष्ठभूमि की कहानी है, कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समकालीन समाती शोषण का लक्ष्य चित्रण इस कहानी की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है। इस कहानी की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता क्या है? समकालीन समाती शोषण का तल्ख चित्रण इस कहानी की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है। कहानी की संरचना कथक द्वारा वर्णन की ही है, पर वह इतना वैलोश, सीधा और मारक है कि पाठक उसके प्रभाव से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। इसकी भाषा संस्कृत या फारसी मिश्रित हिंदी के भिन्न ठेठ देसी हिंदी है। अगर भाषा पूछता है तो क्या है? संस्कृत और फारसी मिश्रित हिंदी है, ठेठ हिंदी है। इस प्रकार संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मान्यता दी जा सकती है ना। जिस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि लिखी है उस प्रकार से इसको मान्यता क्या की जा सकती है? दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है अविश्वसनीय जैसा प्रतीत होने वाला एक कार व्यापार जमींदार ने टोकरी भर मिट्टी न उठाने का उल्लेख यदि उसकी व्यंजना के साथ पढ़ जाए तो बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं है। अगर जो जमींदार था वो एक टोकरी भर मिट्टी उठाने का वो जिक्र कर देता तो ये अविश्वसनीय नहीं होता, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी और मोपासो आदि की तुलना में चेखों के अधिक निकट है ना। तो ये कहानी जो है ये किसकी है? ओ हेनरी। तो ओ हेनरी कहाँ के हैं? एक सेकेंड, ओ हेनरी कहाँ के हैं? तो ओ हेनरी है अमेरिका के। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं। और मोपासो कहाँ के हैं? तो मोपासा है कहाँ के? फ्रांसीसी हैं। ये कैसे हैं? ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कहानी के प्रमुख कथन, है ना। कहानी के जो प्रमुख कथन है उनको देख लेते हैं, और कथन ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कथन ही सबसे ज्यादा क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। किसने कहा? विधवा ने कहा है, विधवा स्त्री ने कहा है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यह कहा करती कि अपने घर चलो, वही रोटी खाऊंगी। तब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर, यहाँ पर टोक नहीं है, टोकरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोकरी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोकरी हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी पर चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। किसने कहा? उस गरीब विधवा ने कहा। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। उसने सोचा कि अगर हम अपनी जमीन की मिट्टी ला करके एक चूल्हा बनाऊंगी और उसमें अगर रोटियां मैं पकाऊंगी तो मेरी पोती खाने लगेगी। ये कथन किसका है? तो ये गरीब विधवा का कथन है। अपनी पोती के प्रति वो ये कथन कहती है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। वो जमींदार से कहती है कि मेरी पोती खाना नहीं खाई है, मैंने सोचा कि इस जमीन की मिट्टी ले जाऊंगी तो वो खाना खाने लगेगी, चूल्हे पे बनाऊंगी तो। महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। उसने कहा कि जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है तो इस जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी है, तो इसका तो तुम जन्म भर भी इसका भार नहीं उठा पाओगे। फिर उसने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर मतलब कि वो ग्रवित मतलब कि घमंड से, वो अपने धन के घमंड से वो अपने सारे कर्तव्यों को क्या किए थे? भूल गए थे कि जनता के प्रति में क्या करना है। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही, विधवा के जैसे उन्होंने ये शब्द सुने, उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी। मतलब कि अपने कर्मों का जो
जो उन्होंने कर्म किए थे उसका उन्होंने क्या किया, पछतावा किया। किसने, जमींदार ने। जमींदार ने पछतावा किया और विधवा से क्या मांगी, क्षमा, मतलब कि माफी वो मांगने लगे। उसकी झोपड़ी वापस दे दी और उसकी झोपड़ी को उसने क्या किया, वापस कर दिया। किसने, जमींदार ने। तो ये तो रहे इनके कुछ प्रमुख चीजें इसकी रही। किसकी, एक टोकरी भर मिट्टी की, माधव सप्रे की कहानी। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। मूल संवेदना के आयाम, समानती शोषण हुआ इसमें, वर्ग भेद हुआ है, मातृभूमि के प्रति प्रेम और एक टोकरी भर मिट्टी मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान की प्रतीक। मतलब अगर इसकी मूल संवेदना पूछी जाएगी तो क्या क्या लिखना है। तो अगर ये सारी चीजें रहेंगे तो ये सभी ही हो जाएगा। समानती शोषण, वर्ग भेद, मातृभूमि के प्रति प्रेम, एक टोकरी भर मिट्टी मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान का प्रतीक, ये चारों ही चीजें इसमें आ जाएंगी। किसमें, मूल संवेदना में। ठीक है, कहानी की मूल संवेदना पूछी जाएगी। कहानी की निम्नलिखित में से कहानी की, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो ये तो रही किसकी, माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। अब हम लोग देखेंगे आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इन दोनों कहानियों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सेशन में बने जरूर रहिए, सेशन में जरूर बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो यहाँ पर देखिए आकाशदीप महत्वपूर्ण इसके तथ्य देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आकाशदीप कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक भाव प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, एक भाव प्रधान कहानी है। प्रेम और घृणा जैसे परस्पर विरोधी भावों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली है। प्रेम और घृणा को, मतलब प्यार को और नफरत को भी एक परस्पर एक बराबर देखने वाली सशक्त रूपों का वर्णन किया गया है। 1928-29 में आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित हुई। किसमें संकलित हुई, आकाशदीप कहानी संग्रह में। कहानी का प्रारंभ दो बदियों चंपा एवं बुद्धगुप्त के आपसी संवाद से होता है, मतलब कि आपसी बातचीत से होता है। किससे किससे, बदियों और चंपा बुद्धगुप्त से, है ना। तो बदियों कौन है, बदियों है चंपा का पिता। बदियों क्या है, चंपा का पिता है। यहाँ पर देखेंगे कुल 6 भागों में विभक्त कहानी है। ये कितने भागों में, अगर भाग पूछता है तो कितने भागों में विभक्त है, 6 भागों में विभक्त है। यहाँ पर देखेंगे कहानी की नायिका चंपा है एवं नायक कौन है, बुद्धगुप्त है। इस कहानी की नायिका कौन है, चंपा है, और नायक कौन है, तो बुद्धगुप्त है। चंपा के पिता वणिक मणिभद्र की नौका पर प्रहरी हैं, मतलब कि पहरेदार हैं। क्या है, पहरेदार हैं। 8 वर्ष से समुद्र, यहाँ पर से होना चाहिए, 8 वर्ष से समुद्र ही चंपा का घर है। 8 वर्ष से वो कहाँ रह रही है, समुद्र के अंदर रह रही है, नौका के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धगुप्त जलादुस, जिसके आक्रमण के फलस्वरूप चंपा के पिता के 7 दासुओं को मारकर जल समाधि ले ली थी। उसने जो 7 दासुओं थे, मतलब कि डाकू थे, उनको मार करके क्या किया था, जल समाधि ले ली थी। आकाशदीप मूलतः चंपा की धार्मिक भावना, अपने पिता के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य निष्ठता एवं वेदना का प्रतीक है। अगर प्रतीक में पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि चंपा किसका प्रतीक है, आकाशदीप में चंपा किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, अपने पिता के स्वाभिमान, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठता का प्रतीक है। कौन, चंपा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आकाशदीप में चंपा किसका प्रतीक है। तो चंपा किसका प्रतीक है, चंपा अपने पिता के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य निष्ठता और वेदना का प्रतीक है। ओके, यहाँ से सारे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर स्किप कर दिए तो इसके एक एक पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले ही होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लेके आई हूं मैं। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्त का छत्री है। कैसा है वो, ताम्रलिप्त का छत्री, मतलब कि जात का वो कैसा है, छत्री है। स्वार्थ रहित होकर कर्तव्यनिष्ठ बने रहने तथा प्रेम के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख न होने का संदेश है। इस कहानी में संदेश किसका है, तो किसका संदेश है, संदेश कौन सा मिल रहा है, तो वशीभूत होकर कर्तव्य विमुख
ना होने का संदेश मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो पढ़ना था, मैं बोलती हूँ कि 10 पेज मत पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, लेकिन सटीक पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है ना। इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग देशों की झलक है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी में। वही बच्चन सिंह क्या कहते हैं, आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियां मानसिक अंतद्वंद की कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि आकाशदीप में जितनी भी कहानियां संग्रहित हैं वो मानसिक अंतद्वंद की कहानियां हैं। और इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगात्मकता की गहरी टकराहट भी है। इसके बाद गोपाल राय क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये तो रहा बच्चन सिंह के अनुसार आकाशदीप का कुछ मत। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास या काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। आकाशदीप कहानी का दिख ज्ञात भूगोल की दृष्टि से अपरिचित चंपा द्वीप और अज्ञात समुद्र का कोई हिस्सा नहीं है। काल की दृष्टि से यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। उन्होंने कहा कि ये अगर युग की दृष्टि से, समय की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही पहले की क्या है, कथा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आकाशदीप की घटनाक्रम को देखेंगे। आकाशदीप के घटनाक्रम को देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर आकाशदीप का घटनाक्रम देख लेते। चंपा और बुद्धगुप्त मणिभद्र की नौका पर बंदी है। बंदी रूप में ही दोनों का परिचय है ना, बंदी के रूप में ही दोनों का परिचय है। चंपा मणिभद्र की काम वासना के कारण तथा बुद्धगुप्त युद्ध में पराजित होने के कारण बंदी है। चंपा किसके कारण बंदी है, काम वासना के कारण बंदी है। काम वासना के मणिभद्र के काम वासना के कारण वो क्या है, बंदी बनी है। लेकिन बुद्धगुप्त क्यों बंदी बना है, वो पराजित होने के कारण, मतलब कि हार जाने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट में है कि आंधी की संभावना का लाभ उठाकर दोनों आपसी सहयोग से बंधन मुक्त हुए और पोताध्यक्ष मणिभद्र सागर में डूबकर मृत्यु, मतलब कि उसकी जो मणिभद्र था उसकी मृत्यु हो गई सागर में डूबकर। नायक का बुद्धगुप्त को पुनः बंदी बनाने का असफल प्रयास और बुद्धगुप्त का नौका पर अधिकार। एक अनाम द्वीप पर नौका रोककर चंपा और बुद्धगुप्त उतरे। बुद्धगुप्त ने इस द्वीप को चंपा द्वीप नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट में है कि बुद्धगुप्त के आदेश पर सभी द्वीपवासी चंपा को रानी कहने लगे। चंपा को क्या कहने लगे, रानी कहने लगे वहां के रहने वाले लोग। बुद्धगुप्त ने क्रमशः बाली, जावा, सुमुत्रा द्वीपों के वाणिज्य पर भी अधिकार किया। चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम एवं घृणा जैसे परस्पर विरोधी भाव थे, मतलब उसके प्रति प्रेम भी था लेकिन घृणा भी थी, मतलब उतनी भी नफरत भी थी और प्रेम भी था। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में स्थित सुंदर पर्वत श्रृंखला पर आदिवासियों का समारोह था, मतलब कि वहां पर उनका आयोजन था, किसका, आदिवासियों का, किसके, चंपा द्वीप के दूसरे पर्वत पर। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, आदिवासियों ने चंपा को वन देवी के समान सजाया, किसको, चंपा को, और बुद्धगुप्त की चंपा से विवाह करने की तात्परता, किंतु अपने पिता के हत्यारे से विवाह करने के लिए चंपा तैयार नहीं थी, क्योंकि बुद्धगुप्त क्या था, उसके पिता का हत्यारा था, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। बुद्धगुप्त की विवाह के बाद भारत लौटने की इच्छा, चंपा का बुद्धगुप्त से उसे द्वीप पर अकेला छोड़कर भारत चले जाने का आग्रह। उसने चंपा से कहा कि मैं तुम्हें इसी द्वीप पर छोड़ करके भारत वापस चला जाऊंगा। बुद्धगुप्त के
भारत प्रस्थान के साथ कहानी का अंत हो जाता है। जैसे वो भारत के लिए प्रस्थान करता है, भारत के लिए आता है, वैसे ही उसका कहानी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। यहाँ देखेंगे इसके प्रमुख संवाद। प्रमुख संवाद में इसके क्या है ये देखेंगे। बंदी क्या है, सोने दो। कौन कहता है, चंपा कहती है। चंपा कहता है मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। उसने कहा कि अगर नींद पूरी करने के बाद तुम उठोगे तो फिर तुम्हें अवसर मैं नहीं दूंगा, तुम्हें क्या करने का, बंदी से मुक्त होने का। बड़ा शीत है, उसने कहा कि बहुत ही ठंड है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत को मुक्त कराए। कोई, उसने कहा कि कोई मुझे एक कंबल दे दे ओढ़ने के लिए, तो मैं इस ठंड से मुक्त हो जाऊंगा। आंधी की संभावना है, उन्होंने कहा आंधी आने की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। उन्होंने कहा आज मेरे जो भी बंधन हैं वो क्या हो चुके हैं, रुक चुके हैं। सहसा, सहसा माने अचानक, उस बंदी ने कहा, अचानक उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना पाप है? किसने कहा है यहाँ पर, ये बात किसने कही है, ये जरूर पूछा जाता है। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, तुमने दयास्त्री छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण है, मतलब कि हृदय वैसा ही कठोर है, सत्दृष्ट है और ज्वलनशील भी, और कैसा है, नफरत करने वाला। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो। किसने कहा, नायिका ने कहा। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे, व्याकुल माने परेशान थे। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं, पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, वही नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त कहता है जल में बंदी होना कठोर प्रचीरों से तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि जल में डूब जाना वो कठोर जो दंड मिल रहे हैं उनसे तो अच्छा ही है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास कदापि नहीं है। बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। उसने कहा कि मैं, जब तुम एक बार मुझे विश्वासघात मेरे साथ कर चुके हो, तो मैं तुम्हारे लिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि तुम घृणा नहीं करते हो, नफरत नहीं करते हो। तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेरा है, जलास तो है, मेरे लिए प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। दीप स्तंभ में से ऊपर खिड़की से यह देखते हुए चंपा ने जया से पूछा, यह क्या, जया इतनी कलिकाएं कहाँ से बटोर लाई। उसने कहा इतनी कलिकाएं कहाँ से बटोर लाई, आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? ये तुम्हारी इच्छा हो तो सच भी हो सकता है। किसने कहा, बुद्धगुप्त ने। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। उसने कहा, किसने कहा, बुद्धगुप्त ने कहा चंपा से कि मैं कितने वर्षों से ज्वालामुखी को अपनी छाती से दबाए हुआ हूँ। इसके बाद क्या होता है, चुप रहो महानाविक। कौन कहती है, चंपा। क्या मुझे निसहाय और कंगाल, निसहाय मतलब कि जिसका कोई सहारा नहीं है, और कंगाल मतलब कि गरीब, जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना है। उसने कहा कि आज तुम सब समझ गए हो, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। किसने कहा, बुद्धगुप्त ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मारने वाला नहीं हूँ। चंपा, वह किसी दूसरे दासु के शस्त्र से मारे गए हैं। उसने कहा कि किसी दूसरा जो शत्रु था उसके शस्त्र से मारे गए हैं। दूसरा जो शत्रु था, दुश्मन था, उसके शस्त्र से वो मारे गए हैं, डाकू से। यदि मैं इसका विश्वास कर सकी, बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण माने वक्त स्मरणीय होता, मतलब कि सोचने लायक होता। आहा, तुम इस निष्ठुरता भी कितने महान होते हो। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा मतलब कि अचानक तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ, मतलब कि क्या हुआ, खुल गया, जल उठा। क्या, उसका हृदय। किसका हृदय,
यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में संवाद चल रहा है। किसके बीच में संवाद चल रहा है? तो बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में ये संवाद चल रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे, चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता। किसने कहा? बुद्धगुप्त ने कहा। चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने हृदय में जो मेरे दिल में है वो मैं उस पर मेरे ऊपर विश्वास है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका मतलब कि लड़की के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो, मेरे पीछे क्या हो गई हो? उदित मतलब कि क्या हो गई हो? यहाँ पर नेक्स्ट है कि सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा। चैतन्य होकर मतलब कि वो खुश होकर के, अचानक वो खुश होकर के कहा, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। पवन मतलब कि हवा, हवा कैसी है? मधुर है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। उसने कहा किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा माने इच्छा, हमारे हृदय में किसी प्रकार की आग जल नहीं रही है। किसने कहा? चंपा ने कहा। किससे कहा? गुप्त। किससे कहा? बुद्धगुप्त से कहा। ठीक है, किससे कहा? बुद्धगुप्त से कहा। किसने कहा? चंपा ने कहा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अवशेषण करूंगी। तो उसने कहा कि कभी कभी मेरे मन में आता था कि मैं एक दीपक जलाऊं और अपने पिता की समाधि पर रखूं, किंतु देखती हूं मुझे भी इसमें जलना होगा जैसे आकाश दीप। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जलना पड़ेगा जिस प्रकार से आकाश का दीप जलता है, मतलब आकाश में जिस प्रकार से चंद्रमा जलता है उसी प्रकार से मुझे भी जलना पड़ेगा। ऐसा कौन सोच रही थी? चंपा सोच रही थी। और यहाँ पर जितने भी कथन मैं बताई हूँ ये सारे के सारे चंपा और बुद्धगुप्त के बीच में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये तो रही जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी। अब हम लोग देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेशन में बने रहिए। ठीक है, सेशन में बने रहिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है। एक सेकंड, तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रूप में माधव सप्रे की विशिष्ट पहचान नहीं है, है ना। तो हमने जब पहली लाइन पढ़ा था कि किसके रूप में इनको जाना जाता है, कि मराठी हिंदी के अलावा इनको कहानीकार, समीक्षक, संपादक, अनुवादक, ये सबके रूप में इनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इनकी पहचान नहीं है। ठीक है, इनकी पहचान किसके रूप में नहीं है ये पूछ रहा है। तो कहानीकार के रूप में यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रूप में माधव सप्रे की विशिष्ट पहचान नहीं है। ठीक है, तो ये विशिष्ट पहचान जो नहीं है वो किस रूप में नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहानीकार के रूप में तो है, संपादक के रूप में भी है, और यहाँ पर अनुवादक के रूप में भी है ना। तो अनुवादक के रूप में भी इनकी पहचान है, लेकिन यहाँ पर समाज सुधारक के रूप में इनकी पहचान नहीं बताई गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माधव सप्रे ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया, है ना। हम लोग दूसरे ही पैराग्राफ में पढ़े थे कि इन्होंने संपादन किस पत्र का किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो नहीं बता सकती हूँ, छत्तीसगढ़ मित्र का, सरस्वती का, भारत मित्र का या फिर सुदर्शन का। तो इन्होंने जो संपादन किया था छत्तीसगढ़ का, हम लोग पहले दूसरे पैराग्राफ में पढ़े थे, छत्तीसगढ़ मित्र का इन्होंने संपादन किया था 1909 में। नेक्स्ट है कि तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर माधव सप्रे ने किस पत्र का प्रकाशन किया, है ना। उन्होंने किसके, तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर के सीख करके इन्होंने किस पत्र का संपादन किया था, ब्राह्मण का, मराठा का, नवजीवन का या फिर हिंदी केसरी का, है ना। तो इन्होंने
आपको मैं पढ़ाई हूँ ना तीसरे पैराग्राफ में हिंदी केसरी का, इन्होंने हिंदी केसरी का संपादन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माधव सप्रे ने राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना कहाँ की, है ना। जब हम लोग इनके पत्र के बारे में पढ़े थे उसके नीचे ही हम लोग पैराग्राफ में पढ़े थे कि इन्होंने महिला जानकी विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी, तो छत्तीसगढ़ रायपुर में की थी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ रायपुर में इन्होंने किया था महिला पाठशाला की स्थापना, है ना, जानकी देवी महिला पाठशाला का की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव सप्रे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव सप्रे ने साहित्य सृजन की प्रेरणा किससे प्राप्त की है? माखनलाल चतुर्वेदी से, लोकमान्य तिलक से, महात्मा गांधी से या फिर पंडित नंद लाल दुबे से, है ना। तो जब हम लोग चौथा पैराग्राफ पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि इन्होंने साहित्य सृजन की प्रेरणा जो सीखी, जो साहित्य के लिखने की इनकी चेष्टा बढ़ी, वो किससे बढ़ी थी? तो ये पंडित नंदलाल दुबे से बढ़ी थी इनकी। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव सप्रे के विषय में असत्य कथन है। माधव सप्रे के विषय में असत्य कथन कौन सा है? माधव सप्रे ने 1900 ईस्वी में पेंडारा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र का प्रकाशन किया 1900 ईस्वी में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माधव सप्रे ने तिलक की गीता रहस्य कृति का हिंदी अनुवाद किया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माधव सप्रे ने जबलपुर से कर्मवीर पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर उसका संपादन दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक पॉइंट बचा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने सहसा महात्मा गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये बात बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं हुआ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी मंदिर जबलपुर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो जबलपुर के हिंदी मंदिर का जो श्रेय जाता है वो माधव सप्रे को ही जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं, लोकमान्य तिलक को नहीं, भीमराव अंबेडकर को नहीं। किसको जाता है? तो माधव सप्रे को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत मित्र 1900 में, या फिर छत्तीसगढ़ मित्र 1901 में, या फिर सुदर्शन 1902 में, या फिर सरस्वती 1901 में। तो ये एक टोकरी भर मिट्टी जो पत्रिका जो कहानी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ मित्र 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के विषय में असत्य कथन है। इस कहानी के विषय में असत्य कथन क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है, बिल्कुल सही है। इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस कहानी में जमींदार वर्ग भोग विलास का चित्रण है, देख लेते हैं, ये बात सही नहीं है। इस कहानी में एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि असहाय विधवा ने जमींदार साहब से क्या मांगा? तो एक टोकरी भर मिट्टी मांगी थी असहाय विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी मोपासा आदि की तुलना में चेखों के अधिक निकट प्रतीत होती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संबंध में यह मत किसका है? ये मत किसका है? मैंने बताया था ना जो लास्ट में विद्वानों के मत, तो यह मत किसका है, ये किसने कहा है, ये बात पूछी जा रही है रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर गोपाल राय ने कहा है। किसने कहा है ये बात कही है गोपाल राय ने कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? किसने कहा था? अगर याद होगा आप लोगों को, जब वो टोकरी भर मिट्टी लेने गई थी तो असहाय बुढ़िया ने कहा था, असहाय विधवा ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का अंत किस प्रकार हुआ, है ना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का अंत जो है वो किस प्रकार हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो लास्ट में जब विधवा की बात सुनता है, आदर्शवाद से हुआ। किससे हुआ? आदर्शवाद से हुआ है, जब जमींदार उसके
उसके कथन को सुन लेता है असहाय विधवा को। निम्नलिखित में से असहाय वृद्ध जमींदार के पास मिट्टी लेने क्यों गई थी? असहाय जो वृद्ध थी, जो बुढ़िया थी, वो मिट्टी लेने क्यों गई थी? पोती के घर जाने की जिद के कारण या फिर मिट्टी से चूल्हा बनाने के कारण? तो मिट्टी से चूल्हा बनाने के कारण वो गई थी मिट्टी लेने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल संवेदना के विषय में असंगत विकल्प है ना। एक टोकरी भर मिट्टी जो है उस कहानी की जो मूल संवेदना है उसके विषय में असंगत विकल्प पूछ रहा है। समानती समाज एवं वर्ग भेद का चित्रण है, ये बात सही है। जमींदार की शोषणवादी प्रवृत्ति, ये बात भी सही है। मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान, ये बात सही है, लेकिन सामाजिक समानता की स्थापना उसमें नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है, इनका सही अनुक्रम क्या है? इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गूदड़ साई, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका क्रम। 1936 इंद्रजाल, 1936 आकाशदीप, 1928 ग्राम कब की है? तो ग्राम है, एक सेकंड, ग्राम कब की है? तो ग्राम है 1911 की। और उसके बाद गूदड़ साई कब की है? तो 1926 की, है ना, सॉरी, हाँ 1926 की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसका खूट क्या राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? चंपा द्वीप जो है वो किस कहानी में आया है ये पूछ रहा है। तो ये आकाशदीप में आया है चंपा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है ना। अगर पूछेगा कि किस पात्र से, तो ये आकाशदीप से संबंधित है, लेकिन अगर पात्रा पूछेगा तो चंपा से संबंधित है। अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो ये किस कहानी से है? तो ये आकाशदीप से है। किससे है? ये आकाशदीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। तो आकाशदीप के जो मुख्य पात्र हैं वो है चंपा और बुद्धगुप्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, चंपा और बुद्धगुप्त हैं, क्योंकि अलका की बात नहीं हुई है, चंद्रगुप्त की बात नहीं हुई है, अशोक की बात नहीं हुई है, होरी और बुधिया की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर चंपा और बुद्धगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? इस संवाद में बंदी कौन है? इसमें बंदी कौन है? बंदी कौन है ये पूछ रहा है। तो बंदी कौन है? बुद्धगुप्त है। बंदी कौन है? ये बुद्धगुप्त है बंदी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहाज पर चंपा को बंदी क्यों बनाया गया? जहाज पर चंपा को बंदी क्यों बनाया गया था ये पूछ रहा है। तो जहाज पर जो चंपा को बंदी बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? चंपा के पिता के द्वेष के कारण, या फिर व्यापारिक दंड के कारण, या फिर मणिभद्र की पाप वासना के कारण, या फिर चंपा की क्रूरता के कारण। तो ये किसके कारण बनाया गया था? मणिभद्र की पाप वासना के कारण बनाया गया था इनको बंदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई, वह जंगली थी, नील नभो मंडल से मुख से शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। यह पंक्ति संबंधित है। ये पंक्ति किससे संबंधित है ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितने इंपॉर्टेंट, जया से संबंधित है। किससे संबंधित है? जया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। यह कथन किसका है? यह है चंपा के पिता का। ये कथन किसका है? चंपा के पिता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्रचीरों से तो अच्छा है। चंपा ने बुद्धगुप्त से यह क्यों कहा? क्यों कहा था चंपा ने बुद्धगुप्त से ये बात क्यों कही थी? तो वो इसलिए कही थी कि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती थी, इसलिए वो कही थी वो बुद्धगुप्त को
ये कथन कही थी। तो ये इसमें चारों ही सही हैं। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती थी किंतु कर्तव्यनिष्ठ और स्वभाव के कारण हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ये सारे ही कथन क्या हैं, सही हैं। चारों ही कथन इसके सही हैं इसके बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल